हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहा जाता है गरीब और अमीर के बीच भेदभाव सदियों से चलता आ रहा है और ऐसी ही कहानी है शीतल की। शीतल की मालकिन भी और अमीरों की तरह ही थी। आइए इसका पता लगाते हैं। शीतल बहुत ही गरीब औरत थी। वो लोगों के घरों पर काम करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा किया करती। ऐसे ही एक दिन शीतल की बेटी रीता कहती है, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो अब जल्दी से। हाँ अभी देती हूँ। इतना बोलकर शीतल अब अपनी बेटी रीता के लिए कुछ खाने के लिए लेने किचन में जाती है, लेकिन उसको खाने को कुछ नहीं दिखाई देता। ये सब देखकर शीतल उदास होकर खुद से कहती है, हे भगवान, यहाँ मेरे किचन में कुछ खाने को नहीं है। अब मैं मेरी बच्ची को क्या खिलाऊंगी। शीतल खुद से ये बातें करते हुए परेशान हो रही थी कि तभी वहाँ पर रीता आ जाती है और अपनी माँ को कहती है, माँ क्या हुआ? आप मुझे खाने को कुछ क्यों नहीं देती हो? क्या घर में कुछ भी खाने को नहीं है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अरे भला एक माँ अपनी बेटी के लिए ऐसे कैसे कुछ नहीं रखेगी। तो माँ दो ना, मुझे सच में बहुत ज्यादा भूख लगी है। पर मैं सोच रही थी कि आज मैं तुझे अपनी मालकिन के घर लेके जाऊँ, तू वहाँ जी भर के खा लेना। क्या सच में? आज हम मालकिन के घर पर खाएंगे? हाँ बेटा। वहाँ तो बहुत अच्छा खाना होगा ना। बेचारी को ना चाहते हुए भी अपनी बेटी को अपने साथ अपने काम पर ले जाना पड़ता है। और जब शीतल अपनी मालकिन के घर अपनी बेटी को लाती है, तब उसके मालकिन रीता को ऊपर से नीचे तक देखकर अकड़ते हुए कहती है, अरे शीतल, कौन से भिखारन को अपने साथ लेकर आ गई हो? वो दरअसल मालकिन ये मेरी बेटी है। आज इसकी छुट्टी है तो इसलिए मैं इसे अपने साथ ही काम पर ले आए। लेकिन मालकिन आप चिंता मत कीजिए, ये कोई शैतानी नहीं करेगी। अब ये हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। कोई शैतानी ना ही करे तो ज्यादा अच्छा होगा। इतना कहकर संध्या वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद शीतल अपनी बेटी को हॉल में बैठाकर काम करने रसोई में जाती है। गर्मी ज्यादा थी। हॉल में ना तो एसी चल रहा था और ना ही कोई पंखा, इसीलिए रीता को बहुत गर्मी लगने लगती है। गर्मी की वजह से अब रीता अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ बाहर कितनी गर्मी है, इससे तो अच्छा होता कि मैं अपने ही घर पर रहती। बेटा तुझे भूख लगी थी ना, इसलिए मैं तुझे यहाँ पर लाई हूँ। तो माँ कब मिलेगा मुझे कुछ खाने को? मिलेगा, लेकिन ये मिल्क शेक पहले तुम मालकिन को दे आ। ठीक है माँ। रीता अब अपनी मालकिन के लिए मिल्क शेक लेकर कमरे में जाती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, वैसे ही उसे एसी की ठंडी हवा लगती है। अब ऐसी ही ठंडी हवा लगने पर रीता कुछ देर के लिए मालकिन के कमरे में ही खड़ी हो जाती है। ये देखकर संध्या को बहुत गुस्सा आता है और संध्या गुस्से में कहती है, क्या रे, यहाँ पर क्या कर रही है तू? वो मालकिन यहाँ पर एसी की अच्छी और ठंडी हवा आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ गई। आहा, बढ़िया ही एसी की हवा खाने वाली, तेरी औकात है। हाँ, संध्या के कमरे से चिल्लाने की आवाज सुनते ही शीतल दौड़ते हुए उसके कमरे में आती है और अपनी मालकिन से पूछती है, मालकिन क्या हुआ? कोई गलती हो गई क्या मेरी बेटी से? तुम गरीबों को जितनी छूट दो, तुम लोग उतना ही सर पे नाचते हो। मालकिन क्या हुआ? अरे अपनी बेटी से पूछ। रीता क्या हुआ, सच बताना। अपनी माँ के पूछने पर रीता सब कुछ बताती है। जिसके बाद शीतल अपनी मालकिन से माफी मांगकर अपनी बेटी को अपने साथ किचन में ले जाती है और उसे समझाते हुए कहती है, बेटा आगे से ऐसा कुछ भी मत करना जिससे तुम्हारी माँ को सुनना पड़े। ठीक है माँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया था। हम गरीबों की किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, लेकिन तू भी समझ, ये बड़े लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। रीता कुछ नहीं बोलती और शाम होते ही वो चुपचाप अपने घर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और दिन से महीने, महीनों से साल बीतने लगते हैं। रीता अब बड़ी हो गई थी, साथ ही शीतल की उम्र भी अब ढलने लगी थी। एक दिन फिर शीतल के साथ रीता अपनी मालकिन के घर जाती है, जहाँ काम करते करते शीतल की तबीयत काफी खराब हो जाती है। ये देखकर रीता फ्रिज में से ठंडा पानी निकालकर अपनी माँ को पीने के लिए देती है और जब रीता अपनी माँ को ठंडा पानी पिला रही थी कि तभी उसकी मालकिन वहाँ आती है और ठंडा पानी देखकर बौखला जाती है और गुस्से में एक बार फिर रीता से बोलती है, लेकिन इस बार वो रीता को पता नहीं चलने देती कि वो उससे गुस्से में बात कर रही है। रीता, मतलब तुम भिखारियों ने कसम खा रखी है
कि जब तक हम अमीरों का सामान इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक तुमको कुछ भी हजम नहीं होगा, है ना? अरे तुम लोगों को पैसों का मोल कहाँ पता है? तुम्हें तो बस पैसे मिल जाने चाहिए, भिखारी कहीं के। मुझे माफ करना, लेकिन मेरी माँ की हालत खराब हो रही है, इसलिए मुझे आपका पानी इस्तेमाल करना पड़ा। मालकिन हमें माफ करना। तुम लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, छछूंदर के सर पर चमेली। ठीक वही हाल है तुम लोगों का। खाने को कुछ नहीं है और दिखाने को इतना सारा दिखाते हो। संध्या की बात सुनकर रीता गुस्से में कहती है, बस करो, मेरी माँ जैसी भी है, हम चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन मेरी माँ ने मुझे अच्छी परवरिश दी है और आज इसलिए मैं चुप हूँ। मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा है, खुद भूखा रहकर मुझे खुद खिलाया है, मेरी पढ़ाई पूरी करवाई, लेकिन बस कुछ समय की बात है, जब मैं एक डॉक्टर बन गई तब मैं आपको हम गरीब की औकात बताऊंगी। इतना बोलकर वो अपनी माँ को वहाँ से ले जाती है और जब वो अपनी माँ को घर लाती है तब वो अपनी माँ से कहती है, माँ इतना सुनने के बाद भी आप उनकी सेवा कैसे कर सकती हैं? बेटा उनके पास हमारे सिवा कोई नहीं है, हमें उनका ख्याल रखना होगा। माँ क्या हम गरीबों की किस्मत में यही गरीबी लिखी है क्या? नहीं बेटा, हम लोग भी बहुत किस्मत वाले हैं। मुझे तो नहीं लगता। वो दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी रीता के घर पर एक कुरियर आता है। रीता उस कुरियर को खोलती है जिसमें उसकी डॉक्टर की डिग्री थी। ये देखकर रीता खुशी से झूमने लगती है और अपने साथ साथ अपनी माँ को भी डांस करवाती है। ये देखकर शीतल रीता से कहती है, अरे क्या हुआ, तू इतना क्यों नाच रही है? माँ 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 देखो, तुम्हारी बेटी आज डॉक्टर बन गई। क्या सच में? ये खबर मालकिन को देनी होगी। हाँ हाँ चलो, आज उनका मुंह बंद करवाना ही पड़ेगा और उनको ये जवाब देना पड़ेगा कि छुछुंदर के सर पर चमेली होती है, कि छुछुंदर मेहनत करता है तो वह चमेली का तेल लगाने के लायक भी हो जाता है। इतना कहकर रीता और शीतल दोनों ही संध्या के घर जाते हैं, जहाँ शीतल और रीता संध्या को जमीन पर गिरा हुआ देखते हैं। तो उसे देखकर शीतल कहती है, रीता मालकिन को उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चल। लेकिन माँ, जिसने हम लोगों को इतना दुख दिया है, आप उन्हें कैसे बचाने की बात कर सकती हो? बस कर रीता, आज तो जो कुछ भी है मालकिन की वजह से ही है, समझी? क्या मतलब मालकिन की वजह से? अब समय नहीं है, इन्हें हॉस्पिटल ले चल। ये सुनने के बाद रीता चुपचाप संध्या को हॉस्पिटल ले जाती है और खुद उसका इलाज करती है। अब संध्या खतरे से बाहर थी, इसीलिए रीता अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ बताओ सच क्या है और आप क्या बोल रही थी? तुझे सच जानना है ना, तो सुन। जब तेरी छुट्टी पड़ी थी तब तुझे आगे पढ़ाने के मेरे पास पैसे नहीं थे और इसलिए मैं परेशान होकर बैठी थी। अरे शीतल क्या हुआ, तू इतनी परेशान क्यों है? मालकिन मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं रीता को अब आगे और नहीं पढ़ा पाऊंगी। शीतल मेरा कोई अपना नहीं है, मैं मानती हूँ कि मैं बहुत ही खड़ूस हूँ, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं है और औलाद ना होने का दुख क्या होता है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और रीता मेरी बेटी जैसी है और इसलिए अब मैं उसको पढ़ाऊंगी और तू मुझे रोकना मत। मैं इसको कभी भी प्यार नहीं करूँगी, हमेशा इसको नीचा दिखाऊंगी ताकि ये आगे बढ़े। ठीक है मालकिन, ये है सच्चाई। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। जिसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मैंने उसे ही कुछ नहीं समझा। रीता अब संध्या के होश में आने का इंतजार करती है। कुछ समय बाद संध्या होश में आती है, जिसे देखकर रीता दौड़ती हुई संध्या के पास जाती है और संध्या से कहती है, मालकिन मुझे माफ कर दो, मैंने ना जाने आपके लिए कितना बुरा सोचा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप मेरे लिए इतना कुछ सोचती है। अगर मुझे ये सब पता होता तो शायद मैं आपसे कभी बदतमीजी नहीं करती। अगर मेरी माँ शीतल देव की है तो आप भी मेरी माँ यशोदा है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जिंदगी दी है, लेकिन मेरा पालन पोषण तो आपने ही किया है ना। अरे मेरी बच्ची, तू इतना परेशान क्यों हो रही है? अरे मेरे जाने के बाद मेरा सब कुछ तेरा ही तो है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तू एक डॉक्टर बन चुकी है। मेरी अपनी औलाद नहीं है, लेकिन मैंने तुझे अपनी औलाद से कम नहीं माना, क्योंकि अगर मैंने तुझे शुरुआत में ही प्यार दे दिया होता तो शायद तू मेरे लाड प्यार से बिगड़ जाती, इसलिए मुझे ऐसा बर्ताव करना पड़ा। इतना कहकर संध्या शीतल के साथ रीता को गले लगा लेती है और अब रीता भी संध्या का खूब अच्छे से ख्याल रखती है। कुछ समय बाद संध्या बिल्कुल ठीक हो जाती है, जिसके बाद रीता शीतल के साथ संध्या के घर में खुशी से रहने लगती है और इस तरह गरीब की किस्मत भी चमक जाती है। वो कहते हैं ना, हर अमीर इंसान घमंडी नहीं होता। ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी हुआ। अनन्या
एक चुलबुली सी खुश मिजाज लड़की थी। वो ना कुछ बुरा करती और ना ही अपने आसपास कुछ बुरा होने देती। एक दिन जब अनन्या कॉलेज से वापस आ रही थी, तभी वो देखती है कि एक लड़का किसी लड़की पर जोर जोर से चिल्ला रहा है और वो लड़का अनन्या के आगे पीठ करके खड़ा था। तभी अनन्या उसे पीछे से बोलती है, ओ मिस्टर, तुम्हारा ऊपर का स्क्रू ढीला है क्या? क्या मतलब किसी लड़की से बात करने का ये तरीका क्या है? अरे कब से देख रही हूँ तुम उस पर चिल्लाए ही जा रहे हो। अरे दम है तो मुझसे नजरें मिलाकर बात करो। उसके इतना कहते ही वो लड़का उसकी तरफ मुड़ता है और अनन्या उसे देखकर बोलती है, अबे तू तो आनंद है, ये कैसा हेयर कट करवाया है तूने? मैंने तो तुझे पहचाना ही नहीं। कैसी दोस्त है तू? स्कूल टाइम से तेरे साथ हूँ। तुझे तो मुझे हजारों की भीड़ में भी पहचान लेना चाहिए, पर तू है कि मुझे पीछे से भी पहचान नहीं पाती। जा यार, मैं तुझसे बात ही नहीं करूँगा। ओ नौटंकी, सॉरी बोल दिया ना मैंने, ठीक है ना? पर तू उस लड़की पर ऐसे चिल्ला क्यों रहा था? सुबह तो तू ठीक था, और वो लड़की कौन थी? नौटंकी बोलती है? अरे पर मैं कब नौटंकी कर रहा हूँ, तू यही नहीं पहचान पाती? अरे यार, मैं तो यूं ही आते जाते उसके साथ प्ले की प्रैक्टिस कर रहा था, वरना मैं लड़कियों से इज्जत से बात करता हूँ, समझी? हाँ हाँ, तू तो मेरा जेंटलमैन है, मेरा बेस्टी। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अभी तेरे इस जेंटलमैन को सुपरमैन की स्पीड से तेरे को घर पहुँचाना पड़ेगा, वरना आंटी तुझे लेट आने पर फिर सुनाएंगी। इतना बोलकर वो उसे अपनी बाइक पर बैठाकर उसके घर ड्रॉप कर देता है। ये सब अनन्या की माँ कसूती खिड़की से देख रही होती है। उसे ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता और वो अनन्या के घर के अंदर आते ही उससे बोलती है, छोरी, कितनी बार कहा है तुझे पराये लड़कों के साथ घूमना फिरना बंद कर दे। जवान हो गई है तू, बच्ची नहीं रही, थोड़ी तो अकल लगाया कर। अरे मेरी चिंतालू माँ, मुझे पता है कि आपको मेरी बहुत चिंता है, पर माँ मैंने कितनी बार तो आपको बताया है कि आनंद मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अरे कोई पराया मर्द नहीं है वो। मुझे समझ नहीं आता माँ कि आपको उससे इतनी दिक्कत क्यों है। इतनी बड़ी घोड़ी हो गई है, लेकिन इतना भी नहीं समझती कि छोरा छोरी दोस्त नहीं रह सकते, और वैसे भी तू किसी और की अमानत है। बस माँ, ये बात मैं बचपन से आज तक सुनती आ रही हूँ। आज आपको बताना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों बोलती हैं बार बार। अरे मतलब आगे तेरी शादी होगी तो जो भी तेरा पति होगा तू उसी की अमानत हुई ना। क्या माँ, मैं आपकी ये अमानत वाली बात जब भी सुनती हूँ ना, मुझे तो डर सा लगने लगता है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। इतना कहकर वो अपनी कमरे में चली जाती है और ऐसे ही दिन बीतते हैं। और एक दिन जब वो अपनी कॉलेज में होती है तो उसकी माँ उसे कॉल करती है और कॉल पर उसकी बात सुनकर वो भागी भागी घर आती है तो देखती है कि हॉल में उसकी माँ और एक औरत और उसी के साथ एक लड़का बैठा है और टेबल पर कुछ मिठाइयाँ और कपड़े रखे होते हैं। तभी वो जल्दी से अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ सब ठीक तो है ना? आप फोन पर बहुत परेशान से लग रही थी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? बोलिए। अरे छोरी ठहर जा, देख तो ले घर में मेहमान आए हुए हैं। लो मंदाकिनी बहन भी आ गई। ये लो मंदाकिनी बहन, ये रही आपकी बहू, आपकी अमानत। अनन्या बेटा, पैर छू और आशीर्वाद ले। हे कान्हा जी, मारी बहू कितनी गोरी चिट्टी लागे से। बचपन की सुंदरता छोरी के चेहरे पर जैसी की तैसी बनी हुई है। देख ले छोरे, तेरी माँ की नजर उस उम्र में भी चौकी थी, तभी तो थारे लिए इतनी सुंदर लुगाई ढूंढी मैंने। बहू? माँ, ये लोग क्या बातें कर रही हैं? क्या ये लोग मुझे यहाँ शादी के लिए देखने आए हैं? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो तुम हो अनन्या, मेरी सोच से कहीं ज्यादा सुंदर हो तुम। मुझे खुशी है कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो। ये हुई ना बात। अब कसूती बहन, जल्दी से मुहूर्त निकलवा कर हम छोरी को ब्याह ले जाएंगे। वैसे ब्याह तो दोनों का कब का हो लिया, पर क्या है ना, मैं चाहूँ हूँ बहू पूरी रीति रिवाज से घर लाऊं ठीक से। अब हम चलते हैं। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अनन्या उनकी बातों से कुछ समझ नहीं पाती और हैरान होकर अपनी माँ से कहती है, माँ क्या था ये सब? ये औरत मुझे अपने बहू क्यों कह रही थी? अरे जिस लड़के से मैं पहली बार मिली हूँ वो लड़का मुझे लाइफ पार्टनर बोलकर निकल गया। क्या मतलब मजाक चल रहा है यहाँ कोई? हाय छोरी, दिमाग पर इतना जोर ना डाल, ये सब कोई मजाक ना था। ये सच में तेरी सास है और वो लड़का सच में तेरा पति है। तेरा ब्याह बचपन में ही राज जमाईसा के संग हो गया था। मेरी माँ,
जो मुझे किसी भी अनजान लड़के से बातें करने से रोकती टोकती है, वो बचपन में ही मेरी शादी कैसे करवा सकती है? अनन्या कसूती की बात पर यकीन नहीं करती, जिसके बाद कसूती उसे सब कुछ बताती है। बात उस दौर की है जब गांव में प्रथाओं के नाम पर घर वाले बचपन में ही बच्चों को शादी जैसे अटूट बंधन में बांध देते थे। अनन्या के माता पिता ने उसके पैदा होते ही उसकी शादी अपने दोस्त के 6 महीने के बेटे राज से करवा दी थी और उनकी पत्नियां अपने बच्चों को गोद में लिए मंडप में एक दूसरे से बोलती है। लो कसूती बहन, अब ये दोस्त से समधी बन गए और अनन्या हमारे घर की बहू। अपने राज की अमानत सौंप रही हूँ, सही समय पे विदाई कर ले जाऊंगी छोरी ने। अरे समधन जी, आप चिंता ना करो, मैं अपनी छोरी मतलब आपकी बहू को अच्छे संस्कार देकर ही बड़ा करूंगी। जिसके बाद अनन्या और राज के पिता एक दूसरे के गले लगते हैं। यानी आपने और पापा ने बचपन में ही मेरी जिंदगी का सौदा कर दिया था। जिस बात का पता मुझे आज चल रहा है वो भी इन लोगों के आने पर। माँ, आप और पापा ऐसा कैसे कर सकते हो? हाय राम छोरी, ये कोई सौदा ना है, पूरे रीति रिवाजों के साथ ब्याह हुआ था तेरा और जमाईसा का, और अब तू अपने ससुराल जाने की तैयारी कर बस। अपनी माँ की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और राज और अनन्या की सगाई का दिन आता है। पूरे घर में चहल पहल होती है, लेकिन अनन्या के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वो अपने कमरे में तैयार होकर फोन पर आनंद से बात करते हुए कहती है, बाल विवाह का शिकार हूँ। ये जानकर मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। दिल तो कर रहा है कि भाग जाऊं, लेकिन अगर ऐसा किया तो माँ पर क्या गुजरेगी। और वो बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ राज आता है और उसे पीछे से गले लगा लेता है और डर के मारे अनन्या के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर जाता है। तभी वो एकदम से उससे दूर होते हुए बोलती है, तुम यहाँ? ऐसे दूर क्यों कर रही हो? अरे भाई, पति हूँ तुम्हारा, हक मेरा ही है तुम पर। एक आदर्श पत्नी अपने पति की हर बात मानती है, इतना तो पता ही होगा तुम्हें। तुम सच में इन सब चीजों को मानते हो या फिर मुझे पसंद करने लगे हो, इसलिए मुझे अपना बनाना चाहते हो? चाहता हूँ? अरे तुम पहले से ही मेरी हो, मेरे अलावा तुम पर किसी का हक नहीं है। मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारी पहचान यही है कि तुम मेरी पत्नी हो। तो जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, वरना गोद में उठाकर यहीं से ले जाऊंगा, समझी? इतना कहकर वो चला जाता है और अनन्या समझ जाती है कि राज एक जिद्दी और बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। जिसके बाद उनकी सगाई हो जाती है। कुछ समय बाद शादी वाले दिन जब बारात दरवाजे पर होती है तो अनन्या शादी के जोड़े में बैठकर अपने कमरे में रो रही होती है। तभी वहाँ खिड़की से आनंद आता है और उसे बोलता है, कितनी बार कहा है तू ऐसे रोया मत कर, लेकिन तू मेरी सुनती ही नहीं है। आनंद, तू क्यों आया यहाँ? मैंने तुझे मना किया था ना, ये शादी नहीं बर्बादी है मेरी। तुझे बर्बादी से बचाने आया हूँ, मुझ पर यकीन है तो चल मेरे साथ। तभी दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और अनन्या उसके साथ चली जाती है। दूसरी तरफ मंडप में सब लोग दुल्हन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अनन्या आनंद का हाथ पकड़े गले में वरमाला डाले वहाँ आती है और उसे दूसरे लड़के का हाथ पकड़े देखकर मंदाकिनी बोलती है, बहू ये क्या बेशर्मी कर रही है? किसकी और कैसी बहू आंटी? ये मेरी पत्नी है, हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी करी है। तू होता कौन है इससे शादी करने वाला? उसकी शादी मेरे साथ हो चुकी है, पति हूँ मैं उसका। वो शादी नहीं, बचपन में हुआ मेरी जिंदगी का सौदा था। शादी तो दो लोगों की मर्जी से होती है और जिसकी दुहाई देकर तुम मुझ पर हक जता रहे हो ना, उसे बाल विवाह कहते हैं, जो कानूनन जुर्म है। इसलिए मेरा पति आनंद है, तुम नहीं, समझे? ये बात सुनकर राज को गुस्सा आता है और वो उसके पास जाकर उस पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी कसूती उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे थप्पड़ मारकर बोलती है, तुम्हें देखकर लगता है हम बड़ों ने ये शादी करवाकर बहुत बड़ी गलती की थी। तुम्हें मेरी बेटी पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं है, समझे? अब मैं समझी कि शादी के लिए दो लोगों का एक दूसरे को जानना पहचानना कितना जरूरी है। मुझे माफ कर दे अनन्या,
तू सही कहती है, वो शादी नहीं बचपन में हुआ जिंदगी का सौदा ही था। जिसके बाद राज और मंदाकिनी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते और उन्हें बिना दुल्हन की बारात लेकर लौटना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।